नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 13 के बारे में। इससे पहले हम आपको 12 क्लासें दे चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से आपको क्लासें नहीं मिल रही, उसका कारण ये था कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यू आ रहे थे, परंतु उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी समस्या ना आए और हम आपको लगातार निरंतर क्लासें यूं ही देते रहें। जल्द ही आप लोगों के लिए राजस्थान की कला व संस्कृति और इतिहास की रेगुलर क्लासें शुरू की जा रही है, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। जिस प्रकार आपने राजस्थान जियोग्राफी क्लास के नोट्स बनाए होंगे, उनको देखा होगा, उनको प्यार दिया होगा, उसी प्रकार उन क्लासों को भी देखिएगा, उनको प्यार दीजिएगा, उनसे नोट्स बनाइएगा। आपके आने वाले एग्जाम में बहुत लाभदायक रहने वाले हैं। आपने पिछले ही दिनों में एक एग्जाम देखा होगा लाइब्रेरियन भर्ती का, उसके अंदर हमारे यहाँ शिक्षा द्वार से काफ़ी प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आप भी इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा और यूं ही लगातार निरंतर अध्ययन करते रहिएगा, तो आने वाले दिनों में भी आप लोगों को भी बहुत फायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। उससे पहले जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न नंबर 1। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 कहता है, हाल ही में राजस्थान ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो पहली बात तो आप याद रखिएगा, PCPNDT मतलब पूर्व गर्भाधान और पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के तहत एक योजना आती है, मुखबिर योजना, जो लागू की जाती है 27 दिसंबर। कब? 27 दिसंबर 2011 को। और इसके अंदर पहले अगर कोई भी इस प्रकार की कोई भ्रूण हत्या करता है और अगर कोई जानकारी देता है सामान्य इंसान को या कोई भी इंसान, अगर सरकार को ये बताता है कि भाई वहां पे जाइए भ्रूण हत्या हो रही है, जानकारी दे रहा है, तो उसको पहले 2.5 लाख रुपए का, कितना? 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इनाम के तौर पे दी जाती थी। परंतु अभी इस राशि को बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 3 लाख रुपए। आज भी राजस्थान के ऐसे या पूरे भारत के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे भ्रूण हत्याएं की जाती है, लड़कियों के नाम पे परहेज किया जाता है। तो उसी को सरकार ने सोचा चलो थोड़ा सा लालच ही सही, तो लालच दिया गया है। 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 3 लाख रुपए। तो 1 लाख नहीं, 2.5 लाख नहीं, 3 लाख बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहां तक आपको पूरा प्रश्न समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। राजस्थान के निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सुमेलित कीजिए। देखिएगा, अगर जिन्होंने भी अभी तक योजनाओं की सीरीज नहीं देखी तो जाके जरूर देखिएगा और योजना की क्लास नंबर 7 को देखिएगा। वहां पे जितनी भी बाह्य एजेंसियां हैं, जितनी भी बाह्य ऋण एजेंसियां हैं, सहायता लेते हैं, परियोजनाएं हैं, जो लंबी परियोजनाएं हैं, उनके लिए जो जो हम सहायता लेते हैं, उन सभी को एक एक परियोजना को करवाया गया है। कौन सी क्लास में? योजना नंबर 7 की क्लास में। तो देखिए, पहली वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण 2। देखिएगा, पूरी डिटेल हमने करवाई है योजना नंबर 7 की क्लास में। यहां सिर्फ हम बात करेंगे MCQ के थ्रू और स्टैटिक जीके के हिसाब से। तो वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण 2, ये इसको कौन वित्त पोषित कर रहा है? कौन सी कंपनी बाहर की जो इसे सहायता दे रही है? तो याद रखिएगा, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, मतलब शॉर्ट में बोला जाए तो जायका। तो देखिए, जायका है NDB, ADB, WB, तो जायका 4 नंबर पे। बिल्कुल ए में 4 वाले रखिए, बाकी काट दीजिए। 1 को रखिए, 2 को काट दीजिए, 3 को काट दीजिए और 4 को भी काट दीजिएगा। हमारा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हम बात करते हैं राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 की। तो इसको जो वित्त पोषित कर रहा है उसका नाम है WB, मतलब वर्ल्ड
बैंक। उसके बाद में बात करें राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1 की, इसको जो वित्त पोषित कर रहा है उसका नाम है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो देखिएगा 2 नंबर बिल्कुल मिल चुका है। रेगिस्तान क्षेत्रों में जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना, इतनी बार बात कर रही है इस योजना के बारे में, बहुत बार जिक्र कर चुके हैं, तो इस योजना को जाके आराम से देखिएगा 7 नंबर की योजना की क्लास में। और इससे पहले हम इसको स्टेटिंग में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, तो इसकी क्या, तो NDB के अंदर है। तो याद रखिएगा इस सारी की सारी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई, तो बताइए नवजीवन योजना किसके लिए प्रारंभ की गई। पहली बात तो ये नवजीवन योजना आई कब, तो लगभग 2009 के अंदर। और किसके लिए है, तो जो अवैध शराब बनाते हैं, अवैध शराब के जो व्यापार करते हैं, क्या होता है पिछड़ा वर्ग है वो अपने घरों में शराब बना लेते हैं, जहां पे अभी डेवलपमेंट कम है वहां पे शराब बनाते हैं लोग, तो उनके लिए सरकार ने नवजीवन कोष चलाया है, नवजीवन योजना चलाई है 2009 से। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों व समुदाय है, तो बिल्कुल यही 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों व समुदायों हेतु बिल्कुल सही होगा। नशे के आदियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना हेतु नहीं। राज्य सरकार के स्कूल में विकलांग बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं। कैदियों को कौशल प्रशिक्षण हेतु ये भी नहीं। नवजीवन का संबंध शराब से होगा, याद रखिएगा। अगली बात करते हैं, नया सवेरा है, सीधा फैक्ट है, सीधी योजना है, सीधा उत्तर होगा शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम नहीं। नया सवेरा की बात कर रहे हैं, तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम नहीं। डोडा पोस्त से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। किससे संबंधित, नया सवेरा से संबंधित। याद रखिएगा कौन सा नया सवेरा का पूछा जाए तो ये किससे संबंधित है, डोडा पोस्त से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। किशोरियों के हितार्थ राजीव गांधी किशोरी शक्तिकरण योजना सबला, जिसे बोलते हैं सबला योजना में किशोरियों की आयु सीमा कितनी है। पहली बात तो यही कि इस योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो बालिका दिवस पर हुआ। कब हुआ, बालिका दिवस पर हुआ। अब बात आती है कौन से बालिका दिवस पे, कौन से सन में, तो याद रखिएगा 24 जनवरी। किसकी बात हो रही है, 24 जनवरी 2011 की बात हो रही है। कौन सी योजना, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला की बात कर रहे हैं। और पूछा गया है कि इस योजना के अंदर किशोरियों की आयु सीमा क्या है। तो देखिए इस योजना का पहला तो मकसद क्या है, जो स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाएं हैं, जो स्कूल छोड़ देती है बालिकाएं हैं, उनमें यह विकसित करना कि भाई तुम स्कूल जाओ, तुम्हारे से उनके किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए योजना चलाई जा रही है। कौन सी, राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना। उसके अंदर जो आयु सीमा रखी गई है वो रखी गई है 11 से 18 वर्ष। कितनी, 11 से 18 वर्ष, जो स्कूल नहीं जाती या जिन बालिकाओं ने स्कूल छोड़ दिया है। तो देखिए 9 से 12 नहीं, 10 से 15 भी नहीं, 11 से 18 बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ में याद रखिएगा राजस्थान के कितने 10 जिलों में चलाई जा रही है, टोटल 114 ब्लॉक में ये कार्य कर रहा है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से 10 जिलों के बारे में। पहली बात करते हैं SGN श्री गंगानगर की, दूसरी बात करते हैं BKN बीकानेर की, तीसरी बात करते हैं बाड़मेर की, किसकी, बाड़मेर की, चौथी बात करते हैं जोधपुर की, वहीं 5वीं बात कर लेते हैं हम भीलवाड़ा की, और छठी बात कर लेते हैं इसी के साथ में जयपुर की, किसकी, जयपुर की, वहीं 7वीं बात करते हैं बांसवाड़ा की, और 8वीं बात करते हैं डूंगरपुर की, वहीं झालावाड़ 9वां, और 10वां हमारा होगा उदयपुर। तो ये सारे के सारे जिले आते हैं जहां पे ये योजना चलाई जा रही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। राजीव गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित महिला को कितनी राशि प्रदान की जाती है। पहली बात तो यही याद रखिएगा, राजीव गांधी मातृत्व पोषण योजना आती कब है, तो याद रखिएगा 19 नवंबर
19 नवंबर 2020 को ये योजना आती है। मुख्यतः ये कहाँ चलाई जा रही है योजना, तो शहरिया क्षेत्र के अंदर। कौन कौन से जिले इसके शामिल है, तो पहला जिला तो आप याद रखोगे सीधा बारां को, फिर याद रखिएगा उदयपुर को, फिर आप याद कर सकते हो आराम से प्रतापगढ़ को, और उसके बाद याद करना डूंगरपुर को, और वहीं याद कर लीजिएगा बांसवाड़ा को। ये वो 5 जिले हैं जहां पे योजना चलाई जा रही है। और दूसरे संतान पे महिलाओं को मिलेंगे 6,000 रुपए। कितने? 6,000 रुपए। कितने चरण में, तो 5 चरण के अंदर 6,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिएगा 5,000 रुपए नहीं, 6,000 रुपए बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत कुल 6 चरणों में कितनी राशि प्रति बालिका को देने का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कोई भी एग्जाम हो वहां पे इस प्रकार के प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। पीटीआई वालों खासकर याद रखना, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करते हैं मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के बारे में। तो पहली बात, ये योजना आई कब, तो बजट 2016-17 के अंदर। और क्या कब, तो 1 जून, कितना, 1 जून 2016 को आई। और इसके अंदर 6 चरण हो गए, 6 चरण में दिए जाएंगे पूरे 50,000 रुपए। पहली बात करें तो जन्म पर दिए जाएंगे 2,500 रुपए। कितने? 2,500 रुपए। वहीं पहले टीकाकरण पे किसकी बात हो रही है, पहले टीकाकरण की बात करें तो वहां पे भी दिए जाएंगे इसको 2,500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं स्कूल के दाखिले में दिए जाएंगे 4,000 रुपए। उसके बाद में जब कक्षा 6 में प्रवेश लेगी तो 5,000 रुपए, 10 को उत्तीर्ण करने पर 11,000 रुपए, वहीं 12 कक्षा को उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इस प्रकार 6 चरणों में दिए जाएंगे पूरे 50,000 रुपए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 70,000 नहीं, 60,000 भी नहीं, 50,000 बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। राजस्थान में डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो देखिए योजना आती कब है, तो याद रखिए ये योजना आती है 20 जून को, और 20 जून 2006 को ये योजना आती है। और अगर बात की जाए ये पूरे राजस्थान में कब लागू हुई, तो 1 अगस्त को। कब? 1 अगस्त 2007 को। 1 अगस्त 2007 नहीं 17, 1 अगस्त 2017 से राजस्थान में पूर्णतः लागू हो चुकी थी ये वाली योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देखिएगा, एससी या एसटी की कोई भी बालक हो या युवक हो या युवती हो, किसकी? एससी और एसटी की, अगर वह किसी स्वर्ण हिंदू मतलब ऊंची जात से शादी करता है या करती है तो उसको 5 लाख रुपए की क्या दी जाएगी? सहायता दी जाएगी। साथ में पुलिस की प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। इसमें कंडीशन है कि 35 वर्ष से आयु कम होनी चाहिए और कोई भी आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। तो किस वर्ष योजना शुरू हुई? तो 2003 नहीं 2006 बिल्कुल सही होगा। तो एक बार और देखिएगा कब आई, तो 20 जून 2006 को। कब पूर्णतः लागू हुई? 1 अगस्त 2017 को। क्या योजना थी? एससी एसटी की कोई भी बालक हो या बालिका हो, कोई भी युवक या युवती हो जो स्वर्ण हिंदू मतलब ऊंची जात जिसको बोलते हैं, जो मान लो एससी एसटी का जर्नल के साथ बोल लो कि अगर शादी करेगा तो उसको 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, और प्रोटेक्शन भी मिलेगी। क्या कंडीशन? 35 वर्ष से आयु कम होनी चाहिए और कोई भी आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई? देखिएगा 10 मार्च 1962, 24 फरवरी 1970, 11 सितंबर 1981 या 28 दिसंबर 1977। याद रखिएगा कब हुआ, तो याद रखिएगा राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना हुई 24 फरवरी 1970। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10 कहता है संगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की राजस्थान में कुल लंबाई है 637 किलोमीटर, 834 किलोमीटर, 416 किलोमीटर या 208 किलोमीटर। तो याद रखिएगा 637 किलोमीटर है किसकी? संगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की, और यही प्रश्न पूछा गया था कब? अभी लाइब्रेरियन के एग्जाम के अंदर। तो प्रश्न कहता है डक गंगधर उच्च भूमियां अवस्थित है
उत्तरी अरावली प्रदेश में, दक्षिणी अरावली प्रदेश में, हाड़ौती पठारी प्रदेश में या नागौरी उच्च भूमि प्रदेश में। तो याद रखिएगा कहां पे है, हाड़ौती के पठार में। तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाड़ौती के जिलों को ही कहते हैं डंक गंगदर उच्च भूमियां, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12 की। राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? छप्पन का मैदान कहां पे है? छप्पन का मैदान तो याद रखिएगा राजस्थान के दक्षिण में, जहां वागड़ का क्षेत्र है। कौन सा? वागड़ का क्षेत्र है। वागड़ का क्षेत्र कौन सा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। और इसके अंदर कौन सा नदी बेसिन बनता है? तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, यहां पे एक नदी बहती है उल्टे यू आकार की, उसका नाम है माही नदी। तो देखिएगा बनास नदी नहीं, चंबल नहीं, माही बिल्कुल सही उत्तर होगा। जिन्होंने भी राजस्थान की नदियों वाली क्लास नहीं देखी अभी जाके देखिएगा, ये वाला प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। सुमेलित कीजिएगा। रघुनाथगढ़, शेर, डोरा पर्वत, गोगुंदा सामने दी गई है इनकी ऊंचाइयां। तो याद रखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले रघुनाथगढ़ की। तो 1055 है, तो 4 नंबर मिला दीजिएगा। मिला दिया, ए में 4 रखो, बाकी काट दो जी, 2 नंबर काट दो, 3 नंबर भी काट दीजिए। वहीं बात करते हैं शेर की। तो शेर को कहां पे? 1597 के अंदर। कहां याद रखोगे? 1597 के अंदर। तो देखिएगा बी में 3 वाला रखो, बी में 3 वाला रखिया, हाँ जी 4 नंबर काट दीजिए। 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। वहीं डोरा पर्वत 869, गोगुंदा 840 होगा। और इसका क्रम कैसे याद रखोगे? जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, गुरु का देखो ट्रिक है, गुरु का शेर दिल से, दिलवाड़ा, दिल से जहां भी बोले तो जरगा, गुरु का शेर दिल से जहां भी गया अचल हो गया कुंभ के समान, अचल हो गया कुंभ के समान। ये वाला क्रम याद रखिएगा। गुरु का शेर मतलब गुरु शिखर की ऊंचाई 1722, शेर की 1597, दिलवाड़ा या देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी? 1442। वहीं जरगा की बात करें तो 1431, अचलगढ़ की बात करें तो 1380। वहीं बात कर लेते हैं हम कुंभलगढ़ की तो 1224, और एक आंकड़ा और मिलता है 1080। तो 1224 मानिएगा बिल्कुल सही होता है। गुरु का शेर दिल से जहां भी गया अचल हो गया कुंभ के समान। अच्छे से समझ में आई होगी ये वाली बात। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बार इस प्रकार का प्रश्न पेपर में पूछा गया है। बुराट का पठार यहां अवस्थित है, कहां अवस्थित है? तो याद रखिएगा बुराट का पठार किसकी बात हो रही है? बुराट के पठार की बात हो रही है, कुंभलगढ़ के। कहां पे बात हो रही है? कुंभलगढ़ से लेकर ये कहां फैला हुआ है? गोगुंदा तक। इसके बीच में कौन सा पठार है? बुराट का पठार। गोगुंदा कहां? उदयपुर के अंदर। कुंभलगढ़ कहां? राजसमंद के अंदर। तो देखिएगा उदयपुर के उत्तर पश्चिम से, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन ही हमारा सही होगा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। अगली बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 कहता है राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समर वर्षा रेखा अलग करती है? किसकी बात कर रहे हैं? वर्षा रेखा की बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा राजस्थान का मैप हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये राजस्थान का आपने कच्चा सा नक्शा बना लिया, और ये आगे हमारी अरावली। और अरावली से पहले देखा जाए तो जो हमारा पश्चिम रुस्तली है, ये भी 2 भागों में बंटा हुआ है। और हमसे पूछा है इस रेखा के बारे में। ये वाली रेखा तो है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, पर हमसे पूछा है शुष्क, किसकी बात हो रही है? शुष्क और अर्ध शुष्क के मध्य पूछी गई रेखा है। तो ये कौन सी है? 25 सेंटीमीटर, जो 2 भागों में बांटती है, शुष्क रेतीले मरुस्थल को और अर्ध शुष्क रेतीले मरुस्थल को। तो 10 सेमी नहीं 50 सेमी किसको बांटती है? 50 सेमी तो पश्चिम मरुस्थल को बांटती है, अरावली से अलग करती है। वही बात करें 75 सेमी भी नहीं, 50 भी नहीं, 25 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कुरंजा पक्षी कहां बहुत अधिक संख्या में पहुंचते हैं? याद रखिएगा ये कुरंजा पक्षी, इसको कहते हैं मारवाड़ का संदेश वाहक।
क्यों कहते हैं इसे मारवाड़ का संदेश वाहक? तो याद रखिएगा, जो मारवाड़ की स्त्रियां हैं वो एक गीत गाती है अपने विदेश गए हुए या बाहर गए हुए पति के लिए, तो वो इसकी मान्यता है कि ये कुरंजा पक्षी आएगा, वहां से संदेश लाएगा और यहाँ का संदेश वहां पे देके आएगा। तो इसीलिए कुरंजा पक्षी को कहते हैं मारवाड़ का संदेश वाहक पक्षी। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। और मुख्यतः जो इसका स्थान है उसका नाम है खिंचन गांव, और खिंचन गांव पड़ता कहाँ है? तो फलोदी के अंदर पड़ता है। फलोदी कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर। और इसके साथ साथ कुछ जगह और है, उसका नाम वो भी याद रखिएगा, ताल छप्पर कहाँ? चूरू में। लूणी और गुड्डा विश्नोयन ये कहां पे पड़ते हैं? हमारे जोधपुर के अंदर। तो हमसे पूछा गया है बहुत बड़ी संख्या में कहां पहुंचते हैं? तो खिंचन गांव, फलोदी, जोधपुर के अंदर। सांबर झील नहीं, 2 नंबर खिंचन गांव बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल पशुधन का डैश भाग है? तो याद रखिए कितना भाग है? 10.58% या इसे कहते हैं 10.60% है भाग हमारे। और इसी के साथ में देखिएगा एक बात और याद रखिएगा, राजस्थान का कुल पशुधन की बात करें, किसकी पशुधन की बात करें तो वो कितना है? 568.0 लाख। कितना? 568.0 लाख। वही बात कर लेते हैं पशु घनत्व की बात करें तो राजस्थान में 2019 की 20वीं पशु गणना का जो पशु घनत्व है वो है 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिएगा पहला ऑप्शन 7.23, तो ये पूरे भारत के अनुसार हमारे राजस्थान में क्या है? गायें हैं। 12.47 की बात करें तो ये भैंस है। 10.60 कुल पशुधन है। वहीं 14 की बात करें तो ये क्या है? बकरियां हैं। तो याद रखिएगा अच्छे से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, राजस्थान में मंगला तेल क्षेत्र की खोज निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 2003, 2004, 2005 या 2006? पहली बात तो ये की कहाँ गई? तो नागणा। कहाँ पे? नागणा गांव। और ये है कहाँ पे नागणा गांव? तो बाड़मेर के अंदर है। और की कब? तो 10 फरवरी को की गई। और ये 10 फरवरी कौन सी थी? तो 2004 की। 2004 की 10 फरवरी को इसकी खोज की जाती है। तो 2003 नहीं, 2004 बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है? तो बताइए कौन सी करती है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है नाहरकटिया, नूनमती, बारोनी नहीं, ये नहीं करती। सलाया, कोयली या मथुरा ये भी नहीं करती। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर बिल्कुल ये वाली वो पाइपलाइन है जो केवल गैस का ही परिवहन करती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? अलवर, अजमेर, उदयपुर या जयपुर के अंदर किया गया? तो याद रखिएगा कहां किया गया? तो रूपनगढ़ में किया गया। रूपनगढ़ में किया गया। रूपनगढ़ है कहां? तो किशनगढ़ में है। और ये किशनगढ़ कहां पे है? तो अजमेर के अंदर है। याद रखिएगा कहां किया गया? रूपनगढ़, किशनगढ़, अजमेर में किया गया। किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के उद्घाटन की बात कर रहे हैं। और इसके अंदर कौन सी कंपनी? 1000 का ये प्रोजेक्ट है। कितना? 1000 का। और ग्रीन टेक, कौन सी? ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी इसमें कार्य कर रही है। तो अलवर नहीं, अजमेर बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। राजस्थान के लोका आयुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते? तो देखिए मंत्री के विरुद्ध कर सकते हैं, जिला परिषद, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, इसी के साथ में उप प्रधान, किस किस के साथ में? उप प्रधान, पंचायत समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वही सार्वजनिक सेवा पद पर उन सभी के साथ में, उन सभी के खिलाफ भी कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व वाले तथा राज्य अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी भी निगम के कार्यरत व्यक्ति के खिलाफ भी कर सकते हैं, परंतु मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं कर सकते किसी भी प्रकार की जांच। तो ये वाली पूरी बात भी अच्छे से याद रखिएगा। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22 को। राजस्थान लोक सेवाओं
के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के 2011 के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। देखिए, इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं में या 108 सेवाओं से की गई। याद रखिएगा, इतने विभाग में काम करने वाला यह राजस्थान का पहला विभाग होगा। तो राजस्थान का पहला राज्य है जो इतने विभागों में काम कर रहे एक साथ। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राज्य के अवकाशों को छोड़ा जाता है। बिल्कुल, दोनों के दोनों कथन सही है, केवल एक सही नहीं, दोनों गलत भी नहीं, केवल दो सही भी नहीं, दोनों ही सही, बिल्कुल सही बात होगी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो बताइए किस वर्ष पारित हुआ? 1950, 1952, 1955 या 1956? तो 1956 के अंदर पारित हुआ। 1 जुलाई 1956 को लागू भी हुआ। कौन सा? भू राजस्व अधिनियम। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? 1949, 1959, 1969 या 1979? कब हुई? तो बताइएगा कब हुई? तो 1 नवंबर। कब होती है? 1 नवंबर 1949 के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और अगर यही पूछ लिया जाए राजस्व दिवस कब से मनाना प्रारंभ हुआ या कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा राजस्व दिवस की बात करें तो 15 अक्टूबर। कब? 2020 से लगातार मनाया जा रहा है 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के बारे में। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या आयु की कोई सीमा नहीं। 1 नंबर तो गलत हो गया, बिल्कुल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले होगा वह बात बिल्कुल सही होगी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। गलत युग्म है। मंदाकिनी बावड़ी अजमेर, रानी जी की बावड़ी बूंदी, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर या चांद बावड़ी दौसा? बिल्कुल चांद बावड़ी दौसा, आबानेरी दौसा के अंदर सही है। हर्षनाथ की बावड़ी सीकर भी सही है। रानी जी की बावड़ी बूंदी ये भी हम बात कर चुके हैं। मंदाकिनी की बावड़ी अजमेर नहीं, ये वाला गलत है। मंदाकिनी की बावड़ी तो अचलगढ़ में है। कहां पे है? अचलगढ़। और अचलगढ़ कहां पे है? सिरोही के अंदर आता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? किसकी बात होगी? पशु पक्षियों की बात होगी। और एक और याद रख लीजिएगा, शिकार। तो शिकार के लिए जो स्थान है वो तो है कोटा की शैली में। और पशु पक्षियों के लिए पूछ लिया जाए, आंखें बंद करो, निशान लगा दो, किस पे? बूंदी पे। तो नाथ द्वारा नहीं, पिछवाइयां फेमस है, बूंदी बिल्कुल सही उत्तर होगा। किशनगढ़ बनीठनी आपको याद आया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवा कला के लिए एक परिवार बहुत प्रसिद्ध है, उस परिवार का नाम क्या है? सुतार परिवार, शेखावत परिवार, गहलोत परिवार या सोनी परिवार? बिल्कुल सोनी परिवार इसके लिए फेमस है। पहले जो जिसने थेवा कला को फेमस किया, नाथूजी सोनी। कौन? नाथूजी सोनी। और अभी हाल में 2014 में जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला थेवा कला के अंदर, उनका नाम था महेश रतन। क्या नाम था? महेश रतन सोनी। और इसके अलावा भी अगर और पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा शंकर लाल सोनी, ये भी कौन थे? थेवा कला से। रामनिवास सोनी, ये भी किससे थे? थेवा कला से संबंधित थे। और वैसे याद रखिएगा थेवा कला होती क्या है? लाल नीले पीले कांच पर या हरे कांच पर सोने चांदी की जाने वाली आकर्षक निकासी को कहते हैं थेवा कला। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थेवा कला प्रतापगढ़ बिल्कुल सही है। मीनाकारी जयपुर एकदम सही है। अजरक प्रिंट सांगानेर सुना कहीं पे भी नहीं है। टेराकोटा शिल्प मोलेला बिल्कुल राजसमंद, ये भी सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही नहीं होगा। अजरक प्रिंट कहां का है? बाड़मेर का है। कहां का? बाड़मेर का है। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की।
सुबटिया लोकगीत, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रास्य स्त्री से, स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से? तो 4 नंबर ऑप्शन लगा लीजिएगा। किससे? भील स्त्रियों से संबंधित है। जब पति विदेश चला जाता है, काम करने के लिए बाहर चला जाता है, तो उसके लिए गाती है सुबटिया गीत। आजकल तो फोन पे कर लिया जाता है आई मिस यू सब कुछ, परंतु उस समय गाया जाता था सुबटिया गीत अपने पति को याद करने के लिए, विरह में बहुत दुखी होकर कि कब आओगे आप, मैं तो दुखी होती जा रही हूं आपकी याद में। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। द्रुपद गायिका का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? राजा मानसिंह तोमर, मिर्जा राजा जयसिंह, राजा भगवंत दास या इनमें से कोई नहीं? तो 1 नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ। और राजस्थान में सर्वप्रथम इस गायकी का प्रचार किसने किया? तो बहरम, किसने? बहरम खान ने किया। तो ये वाली बात भी याद रखिएगा। और इसका प्रचार प्रसार किया। और अगर पूछ लिया जाए कि अकबर के शासनकाल में ये बहुत फेमस थी, कौन कौन संगीतकार थे? तो तानसेन थे, गुरु स्वामी हरिदास थे। तो याद रखिएगा, पेपर में पूछा भी गया है इस प्रकार का प्रश्न। गुरु स्वामी हरिदास थे। वहीं कौन था? नायक बेज्जू था। कौन? नायक बेज्जू था। और एक और याद रखिएगा, गोपाल था। कौन सा था? गोपाल भी किसके लिए? द्रुपद गायकी के लिए जाने जाते हैं। आपको द्रुपद गायिका की बात पूरी समझ में आई होगी। अब बात करते हैं, राजस्थान का राज्य वाद्य है इकतारा, अलगोजा, नौबत या ताशा? तो कौन सा है? ताशा है? नहीं है। नौबत है? नहीं है। अलगोजा है? बिल्कुल सही है। किस श्रेणी का है? तो सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर मतलब फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, और बांसुरी के समान होता है। इसके अंदर 7 व 4 क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। 7 व 4 क्या होते हैं? इसके अंदर छिद्र होते हैं। तो ये वाली पूरी बात याद रखिएगा। और इसका मुख्य रूप से उपयोग कौन करते हैं? तो भील करते हैं, वो वह कालबेलिया करते हैं। कौन करते हैं? भील व कालबेलिया इसका मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। राजस्थान के घूमर लोक नृत्य का विकास किस जनजाति ने किया था? दनका, सहरिया, ग्रास्य या भील? बताइए किसने किया था? तो याद रखिएगा, किसने किया था? भीलों ने किया था। थोड़ी सी बात कर लेते हैं राजस्थान के घूमर के बारे में। इससे कहते हैं राजस्थान के राज्य की आत्मा। क्या कहते हैं? राज्य की आत्मा कहते हैं। इसके बाद में ये किससे मिलता जुलता है? तो ये गरबा से क्या होता है? मिलता जुलता है। कौन? घूमर। और अगर इसी के और इसका रूप की बात कर ली जाए, तो अगर मछली, किसकी बात कर रहे हैं? मछली नृत्य की बात करते हैं, तो वो इसी से संबंधित, इससे मिलता जुलता हैगा। और अगर इसके अंदर वाद्य यंत्र की बात करें, तो ढोलक व मंजीरा। कौन सा? ढोलक व मंजीरा होता है। और विशेषकर ये कब चला है, कब किया जाता है? तो गणगौर पर। कब किया जाता है? गणगौर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इसको करती कौन है? तो भील आदिवासी महिलाएं करती है। कहां पे? मेवाड़ के अंदर करती है। इसी के साथ में याद रखिएगा, बीकानेर में भी किया जाता है और जैसलमेर में भी किया जाता है। अब बात कर लेते हैं, इसके अंदर एक तो घूमर होता है जो साधारण हर स्त्री करती है। वहीं बात करें लूर, लूर क्या होता है? ग्रास्य महिलाएं करती है। कौन सी? ग्रास्य महिलाएं करती है। वहीं बात करें झुमरिया, किसकी? झुमरियों की बात करें तो वो करती है बालिकाएं। कौन करती है? बालिकाएं करती है। और इसी घूमर को बढ़ावा देने के लिए, संरक्षित करने के लिए गणगौर, किसकी बात कर रहे हैं? गणगौर नृत्य अकेडमी। गणगौर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई कब? 1986 के अंदर की गई। और कहां पे और कब की, किसने की? तो इसकी कब की गई? 1986 में की गई, संता रामपुर में की गई। और किसने की? तो राजमाता ने की। राजमाता कौन सी? गोवर्धन कुमारी ने। गोवर्धन कुमारी ने क्या की? इसकी स्थापना की। गणगौर नृत्य अकेडमी की स्थापना 1986 में संतार रामपुर राजमाता गणगौर गोवर्धन देवी ने इसकी स्थापना की थी। किसको? घूमर को बढ़ावा देने के लिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर
34 की सुमेलित कीजिएगा। गैर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, शंकरीय नृत्य या अग्नि नृत्य, इनको सुमेलित करना है। तो याद रखिएगा गैर नृत्य कौन करती है? भील जनजाति, तो भील बिल्कुल सामने है। वहीं शंकरीय कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है शेखावटी के अंदर बावरियों द्वारा। शंकरीय नृत्य कालबेलिया और अग्नि नृत्य जसनाथी कतरिया सर के अंदर। तो 1 2 3 4 ही हमारा सही होगा। 1 नंबर ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। प्रश्न नंबर 35 कहता है 31 संदा रुपया राजस्थान के कौन से टकसाल में बनता था? कुचामन, मेड़ता, जोधपुर या सोजत। याद रखिएगा कहां बनता था? तो यह बनता था कुचामन के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन। कब? तो 1838 के अंदर। और याद रखिएगा किसके आज्ञा से यह काम हुआ? तो महाराजा, कौन से महाराजा? मान सिंह। महाराजा मान सिंह जी से आज्ञा प्राप्त करके कुचामनिया सिक्का बनाया गया था। इसको कहते थे 31 संदा रुपया कहते थे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था? जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया। नागभट्ट, मानमोरी, बिलुक्का, कुक। तो कौन था? किसने? तो बप्पा रावल ने। बप्पा रावल का नाम क्या था? काल भोज। और बप्पा रावल ने किसको हरा कर क्या जीता था? चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार किया था। तो मौर्य वंश के वो राजा थे मानमोरी। कौन थे? मानमोरी। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। और याद रखिएगा इन्हीं बप्पा रावल को कहते हैं गुहिल साम्राज्य का। किसको? गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक कहते हैं बप्पा रावल को। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो 1 नंबर ऑप्शन कहता है खजाइन उल फतूह, नुह ए सिपहर, तुगलक नामा, मिफ्ता उल फतूह। तो अमीर खुसरो ने किस में कहा है कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? तो वो था खजाइन उल फतूह। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और इसी के अनुसार बताया गया है कि 1303 में पहला मेवाड़ का क्या होता है? साका होता है। और कौन करती है? तो रानी पद्मनी करती है। और कौन से राजा थे उस टाइम में? तो राणा रतन सिंह थे। कौन थे? रतन सिंह थे। तो याद रखिएगा ये वाली बात भी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ में किस शासक को दी गई है? तो किसको दी गई है? राणा हमीर, राणा लाखा, राणा कुंभा या राणा उदय सिंह। तो याद रखिएगा विषम घाटी पंचानन। और इसके कहां में ये मिलते हैं, कहां में पता लगता है कि विषम घाटी पंचानन कहा गया है? किसको? राणा हमीर को। तो याद रखिएगा कहां? तो रसिक प्रिया आपने सुना होगा, किसका? कुंभा का ही ग्रंथ है। उसके साथ में आपने सुना होगा कीर्ति स्तंभ। किसको? कीर्ति स्तंभ। ये कुंभा के हैं सारे के सारे, दोनों के दोनों। इसके अंदर ही कहा गया है किसको? हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। और हमीर ने कितने टाइम से? तो 1326 से 1364 तक क्या किया था? शासन किया था। और इसी हमीर को ही कहते हैं मेवाड़ का उदारक। क्या कहते हैं? मेवाड़ का उदारक। और इन्हीं को कहते हैं सिसोदिया। क्या कहते हैं? सिसोदिया वंश का संस्थापक। सिसोदिया वंश के वास्तविक संस्थापक भी किन्हें कहते हैं? हमारे राणा हमीर को ही कहते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की। महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया। बिल्कुल करवाया, ये बात सत्य है। वे संगीत प्रेमी थे। बिल्कुल वे संगीत प्रेमी थे। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। बहुत सही बात है, वो मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। वे समय विद्वान न थे। क्यों नहीं थे? वो तो बहुत बड़े विद्वान थे, किंतु विद्वानों को आश्रयदाता थे। ये बात तो सही है, विद्वानों के आश्रयदाता तो थे, परंतु वे समय भी बहुत बड़े विद्वान थे। तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर
40 की और आज के हमारे अंतिम प्रश्न की, राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे? खंडेला, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या चित्तौड़गढ़? ये वही राजा बहादुर सिंह शेखावत है जिन्होंने औरंगजेब के जो धर्म विरुद्ध नीतियां आई थी, कौन सी धर्म विरुद्ध नीतियां आई थी, उनका क्या किया था? विरोध किया था। किन्होंने? राजा बहादुर सिंह शेखावत ने। और ये कहां के राजा थे? तो खंडेला के राजा थे। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपने सारी बातें अच्छे से समझी होगी और लगातार जो एग्जाम हो रहे हैं आने वाले दिनों में जो होंगे वहां पे इस प्रकार के प्रश्न पूरे बनने की संभावना है। आप लोगों के लिए अब जल्द ही लेके आ रहे हैं राजस्थान की कला व संस्कृति, राजस्थान का पूरा इतिहास, पूरी बातें करेंगे। उसके अंदर हमने आर्थिक समीक्षा की, स्टैटिक जीके के अंदर बहुत सारी बातें कर ली और अलग से भी प्रश्नोत्तरी लेके जल्द आ रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा और जिन्होंने भी अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो, कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और इसी के साथ में आप लगातार पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और चीजों का एक एक अध्ययन करते हुए चलें। एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न बन सकता है। तो इसी के साथ में हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ में और नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लगातार अध्ययन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।